वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, एग्जाम प्रिपरेशन के यूट्यूब चैनल पर मैं प्रियंका एक बार फिर से आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूं। और मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री की रिवीजन क्लास चल रही है। डेली दोपहर 1 बजे क्लास आती है और आज जो नया टॉपिक आप पढ़ रहे हैं वो है जलियांवाला बाग हत्याकांड। इससे पहले की जो घटनाएं हैं वो पिछली क्लासेस में मैं कंप्लीट करा चुकी हूँ, आप उनको ज़रूर देख लीजिए और आपके एग्ज़ाम तक आपके कई सब्जेक्ट्स का रिवीजन हो जाएगा। जैसे कि इंडियन ज्योग्राफी हो चुकी है, पॉलिटी का भी लगभग काफ़ी पोर्शन मैं कवर कर चुकी हूँ, जो बचा हुआ है वो आगे हो जाएगा। और ये मॉडर्न इंडियन हिस्ट्री है जो कि कंप्लीट हो जाएगी जल्द ही। तो सारी क्लासेस आप प्लेलिस्ट बनी हुई है, देख सकते हैं। अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आ रही है आप कमेंट कीजिएगा, मैं आपको लिंक प्रोवाइड कर दूंगी। और इसके साथ ही जो बच्चे नए हैं तो उनकी जानकारी के लिए बताना चाहूँगी, क्लास दोपहर 1 बजे मिलेगी जीएस वाली, और उसके साथ में रात को 9 बजे प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं, मॉक टेस्ट चल रहे हैं आरओ को ही टारगेट करते हुए। तो दोनों क्लासेस आपके लिए महत्वपूर्ण है। शॉर्ट्स में भी जो आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं प्रश्नों को, उनको मैं कवर कर रही हूँ। तो इस चैनल पर आप आरओ और उसके साथ में यूपीपीसीएस प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर सकते हैं। और जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, जैसे कि आपको पता है बहुत ही कम दिन बचे हुए हैं आपके आरओ एग्जाम को, और अभी भी अगर आपका करंट अफेयर, हिंदी या इनमें आपके मार्क्स कम आ रहे हैं, आप मॉक टेस्ट में उतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रहे हैं, तो आप अपनी कमियों को देखिए कि कहाँ पर आपको प्रॉब्लम आ रही है। आप कंप्लीट कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का। समय रहते बेहतर ढंग से प्रैक्टिस कीजिए और आपको वीडियो रिकॉर्डेड क्लासेस मिलेंगी। क्लासेस के साथ आप ज़्यादा से ज़्यादा टेस्ट सीरीज लगाएंगे, फुल लेंथ मॉक टेस्ट सॉल्व करेंगे। जैसा कि आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं तो एग्जाम ओरिएंटेड टेस्ट सीरीज ही आपको सॉल्व करनी है, ठीक है। तो इनको फॉलो करते रहिए। अगर कोई जानकारी चाहिए तो ये नंबर्स दिए गए हैं आपके सामने, इन पे आप कांटेक्ट कर सकते हैं। व्हाट्सएप मैसेज या कॉल, आप कुछ भी करेंगे आपको पूरे कोर्स की जानकारी मिल जाएगी और आप अपने कोर्स को ज्वाइन कर पाएंगे। तो ये हो गई आपके कोर्स से रिलेटेड सामान्य सी जानकारी। जो भी बच्चे तैयारी कर रहे हैं, कुछ भी दिक्कत आ रही है तो आप हेल्प ले सकते हैं इस चैनल से। आप कमेंट कीजिएगा, आपके क्वेश्चंस के आंसर मैं अलग से वीडियो में प्रोवाइड कर दूंगी। जो भी दिक्कत आ रही है अभी पेपर के समय, वो आप लोग अपना कमेंट करके बताइएगा वीडियो के लास्ट में, ठीक है। तो चलिए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। जलियांवाला बाग हत्याकांड की हम बात करने वाले 13 अप्रैल 1919 में। इससे पहले आप सभी को पता है रॉलेट एक्ट का आया था, ठीक है। तो रॉलेट एक्ट और ये जलियांवाला बाग हत्याकांड, कभी कभी क्रोनोलॉजी में लगाने के लिए भी कई घटनाएं आती हैं, तो डेट याद रखिएगा। तो ये हुआ क्या था, ये क्या है, इससे कौन से व्यक्ति जुड़े थे आगे, इससे मतलब इसके विरोध में क्या क्या हुआ, वो सारी चीजें देखने वाले हैं। तो जलियांवाला बाग अमृतसर पंजाब राज्य में स्थित एक जगह है और इस स्थान पर 13 अप्रैल 1919 को अंग्रेजों की सेनाओं ने भारतीय प्रदर्शनकारियों पर अंधाधुंध गोलियां चलाकर बड़ी संख्या में उनकी हत्या कर दी थी। अब इस हत्यारी सेना की टुकड़ी का जो नेतृत्व है ब्रिटिश शासन के अत्याचारी जनरल जो डायर था उसने किया था। जलियांवाला बाग हत्याकांड आज भी ब्रिटिश शासन के जनरल डायर की कहानी को कहता नजर आता है, जब उसने सैकड़ों निर्दोष देशभक्तों को अंधाधुंध गोलीबारी करके मार डाला था। वो तारीख आज भी विश्व के बड़े नरसंहारों में से एक के रूप में दर्ज है। जलियांवाला बाग में जो नरसंहार हुआ उसने भारतीयों और कई ब्रिटिशों को भी झकझोर दिया था। भारत के विदेश मंत्री कौन थे, तो एडविन मॉन्टेग्यू थे। इन्होंने आदेश दिया कि इस मामले की जांच के लिए जांच समिति बनाई जाए। तो क्या होता है, डेट याद रखिएगा कि 14 अक्टूबर 1919 को भारत सरकार ने हत्या जांच समिति के गठन की घोषणा की, जिसे और अधिक व्यापक रूप से और विभिन्न रूप से हंटर कमेटी या फिर हंटर आयोग के नाम से जानते हैं। जिसका अध्यक्ष कौन थे, तो विलियम हंटर थे, पूर्व सॉलिसिटर जनरल था स्कॉटलैंड, और स्कॉटलैंड में जो कॉलेज ऑफ जस्टिस के सीनेटर इनके लिए, ठीक है। तो इस आयोग का उद्देश्य क्या था, बॉम्बे, दिल्ली और पंजाब में हाल की गड़बड़ियों की जांच करना, उनके कारणों और उनके साथ सामना करने के लिए उपाय करना था। तो सदस्यों में 3 भारतीय थे, इसमें सर चमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ और बॉम्बे जो विश्वविद्यालय के कुलपति थे, और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे पंडित जगत नारायण, वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य थे, और सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान ग्वालियर राज्य के वकील। यहाँ से प्रश्न पूछा जाता है तो ध्यान रखिएगा भारतीय कौन कौन थे। चिमनलाल हरिलाल सीतलवाड़ ये क्या थे, बॉम्बे विश्वविद्यालय के कुलपति और बॉम्बे उच्च न्यायालय के अधिवक्ता थे। दूसरे व्यक्ति थे पंडित जगत नारायण, जो कि वकील और संयुक्त प्रांत के विधान परिषद के सदस्य भी थे। और तीसरे व्यक्ति थे सरदार साहिबजादा सुल्तान अहमद खान, ये ग्वालियर राज्य के वकील थे। तो तीनों व्यक्तियों को आपको याद रखना है। अब इस नरसंहार के फलस्वरूप रविन्द्रनाथ टैगोर ने 13 अप्रैल
1919 की घटना को इस नरसंहार की हृदय विदारक घटना के बाद ये क्या करते हैं, ब्रिटिश सरकार द्वारा इन्हें नाइटहुड की उपाधि दी गई थी और वो इन्होंने त्याग दी थी। शंकरन नायर का नाम याद रखेंगे। जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में इन्होंने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दे दिया था। ये भी पूछा जाता है तो आप इन व्यक्तियों के नाम याद रखिएगा। हंटर कमीशन। जलियांवाला बाग हत्याकांड 13 अप्रैल 1919 की जांच हेतु ब्रिटिश सरकार ने हंटर कमीशन का गठन किया था और इस कमीशन में CS सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और सुल्तान अहमद खान भारतीय सदस्य के रूप में शामिल थे। तो कमीशन ने मार्च 1920 में अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत की थी और इस दुर्घटना के लिए सरकार को दोषी नहीं बताया गया था, ये भी याद रखिएगा। देखिए, आपको स्टेटमेंट वाइज प्रश्न दिए जाते हैं एग्जाम में, तो आपसे डायरेक्ट कुछ भी कोई प्रश्न नहीं दिया जाएगा। आपको स्टेटमेंट में पूछा जा सकता है कि जलियांवाला बाग हत्याकांड के विरोध में शंकरन नायर ने वायसराय की कार्यकारिणी परिषद से इस्तीफा दिया था और इसमें जो जलियांवाला बाग हत्याकांड के फलस्वरूप जो हंटर कमेटी बनी थी, हंटर कमीशन बना था, इसमें CS सीतलवाड़, पंडित जगत नारायण और इनके अलावा कोई तीसरा नाम दे करके पूछ लेगा कि इनमें से ये सदस्य शामिल थे। अब आपको उन स्टेटमेंट में से देखना रहता है, ठीक है। इसी प्रकार के प्रश्नों को तैयार होने के लिए आपको इसको कंप्लीट करना जरूरी है। ध्यान से पूरा वीडियो देखते चलिए। जलियांवाला जो हत्याकांड हुआ था, इसके कारण जनरल डायर को उसके अपराध के लिए नौकरी से हटा दिया गया था, लेकिन जो ब्रिटिश अखबार थे उसमें ब्रिटिश साम्राज्य का उसे रक्षक कहा गया, ठीक है। ब्रिटानी लॉर्ड सभा ने उसे ब्रिटिश सरकार का शेर भी कह करके कहा और सरकार ने उसकी सेवाओं के लिए उसे मान की तलवार की उपाधि भी दी। तो उसे सिर्फ पद से हटना पड़ा, लेकिन उसे बहुत बड़ी बड़ी उपाधियां भी दी गई। लेकिन इसका बदला किसने लिया? तो ऊधम सिंह ने लिया। मार्च 1940 में पंजाब के क्रांतिकारी नेता थे ऊधम सिंह। इन्होंने जलियांवाला बाग के नरसंहार का बदला लेने के लिए इस हत्याकांड के समय पंजाब के जो गवर्नर रहे थे सर माइकल ओ डायर, इनकी लंदन में हत्या की थी, ठीक है। इसके लिए उन्हें गिरफ्तार करके मृत्युदंड भी दिया गया था। देखिए, जब ये नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 का, तो कांग्रेस जांच समिति की रिपोर्ट के प्रारूप को लिखने का कार्य जो है वो महात्मा गांधी को सौंपा गया था। जलियांवाला बाग नरसंहार को मॉन्टेग्यू ने क्या कहा था? तो निवारक हत्या की संज्ञा दी थी और दीनबंधु CF एंड्रूज ने इस हत्याकांड को जानबूझकर की गई क्रूर हत्या कहा था। चार्ल्स फ्रीर एंड्रूज को दीनबंधु के नाम से जाना जाता है और यह उन्हें भारतीय स्वतंत्रता संग्राम में उनके योगदान के लिए महात्मा गांधी ने दिया था, ठीक है। अगला देखते हैं रॉलेट एक्ट। तो चेम्सफोर्ड था उस समय पर। 1916 से 1921 का समय किसका है? चेम्सफोर्ड का है। ये वायसराय था इस समय भारत का। तो इसी के कार्यकाल में एक एक्ट आया था, रॉलेट एक्ट के नाम से जानते हैं जिसे। और ये क्या था कानून? तो रॉलेट एक्ट को बिना वकील, बिना अपील, बिना दलील का कानून या फिर काला कानून कहा जाता है। इसके तहत ब्रिटिश सरकार किसी भी व्यक्ति पर बिना किसी कारण बताए गिरफ्तार कर सकती थी। देखिए, 1919 का समय आप याद करिए। इस समय क्या होता है, उग्रवादी जो नेता होते हैं वो अपनी गतिविधियों को बहुत ज़्यादा बढ़ाने लगते हैं। यहाँ पर आप देखेंगे तो ब्रिटिश अधिकारी इसे क्या कहते हैं? ये एक तरह का आतंकवाद बोलते हैं। तो इन क्रांतिकारी गतिविधियों को रोकने के लिए रॉलेट एक्ट आया था और ये रॉलेट एक्ट क्या करता था कि बिना किसी कानून के, बिना किसी दलील के, कोई भी वकील भी नहीं, किसी भी व्यक्ति को गिरफ्तार किया जा सकता था। और इसके विरोध में स्वामी श्रद्धानंद ने लगान न देने का आंदोलन चलाने का सुझाव दिया था। इसके अलावा द एनार्किकल एंड रिवोल्यूशनरी क्राइम एक्ट 1919 को सामान्य बोलचाल में रॉलेट एक्ट कहा जाता था और यह एक्ट न्यायाधीश सिडनी रॉलेट की अध्यक्षता में गठित समिति के सुझावों के आधार पर पारित किया गया था। अखिल भारतीय राजनीति में गांधी का पहला जो साहसिक कदम था वो रॉलेट एक्ट के विरुद्ध 1919 में प्रारंभ सत्याग्रह था। गांधी जी ने रॉलेट सत्याग्रह के लिए 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था। पहला तो होम रूल लीग, दूसरा खिलाफत और तीसरा सत्याग्रह सभा का। इससे पहले के जो आंदोलन है गांधी जी के, जो प्रारंभिक चरण के हैं, वो पहले की क्लास में मैं करा चुकी हूँ, जैसे कि चंपारण सत्याग्रह हो गया। इसके अलावा जो अहमदाबाद वाला है, खेड़ा सत्याग्रह है, और इन्होंने कहाँ पर कौन कौन से आश्रम की स्थापना की, वो भी सारी चीज़ें मैंने कवर करा दी हैं। अब यहाँ पर देखेंगे कि रॉलेट एक्ट के विरुद्ध इन्होंने अपना जो सत्याग्रह प्रारंभ किया था, इसमें इन्होंने 3 राजनीतिक मंच का उपयोग किया था, होम रूल लीग, खिलाफत और सत्याग्रह। तो आज की इस क्लास में मैंने सबसे पहले आपको ये समझना होगा कि रॉलेट एक्ट क्या था और इसका विरोध किन किन लोगों ने किया, और इसके विरोध के बाद जो ये जलियांवाला बाग नरसंहार हुआ था 13 अप्रैल 1919 की घटना है, उससे रिलेटेड जो महत्वपूर्ण तथ्य, और ऊधम सिंह को भी याद रखेंगे जिन्हें बाद में फांसी दे दी जाती है, जो कि हत्या कर देते हैं जनरल डायर की। ठीक है, तो इतनी चीज़ें आपको इस क्लास में याद रखनी है। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर क्लास समझ में आई है
तो वीडियो को लाइक करना मत भूलिए, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और लोगों को शेयर करते रहिए। यहाँ पर जो भी फैक्ट्स दिए गए हैं वो अक्सर एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो लिमिटेड कंटेंट है जहाँ से आपके प्रश्न आ जाएं। तो कोशिश कीजिए अच्छे से कंप्लीट कीजिए, बाकी की क्लासेस का रिवीजन करते रहिए। नाइट में जो मॉक टेस्ट चल रहे हैं उनको फॉलो करते रहिए। जो भी बच्चे पेड कोर्स में इंटरेस्टेड हैं, ये नंबर्स दिए गए हैं आपके सामने, इन पे आप कांटेक्ट करके अपने कोर्स को ज्वाइन कर सकते हैं। मैं मिलती हूँ अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।